सुबह के लगभग 7 बजे थे। लगातार तीसरे दिन भी आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। मूसलाधार बारिश इतनी तेज थी कि गांव की कच्ची गलियां पानी और कीचड़ से भर चुकी थी। गांव के किनारे बनी एक छोटी सी मिट्टी के घर की छप्पर से जगह जगह पानी टपक रहा था। उस घर में रामू, उसकी पत्नी गौरी और उनका 10 साल का बेटा छोटू रहते थे। गरीबी उनके घर में नई नहीं थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से बारिश के कारण रामू मजदूरी पर नहीं जा पाया था और आज उनके घर में 2 अनजान मुसाफिर भी ठहरे हुए थे। कल रात जब बारिश ने पूरे गांव को घेर लिया था, तब एक पति पत्नी भीगते हुए रामू के दरवाजे पर पहुंचे थे। रामू ने बिना कुछ पूछे उन्हें अपने घर में शरण दे दी थी। सुबह होने के बाद भी दोनों मेहमान घर के अंदर चुपचाप बैठे थे। हाँ जी, रात तो किसी तरह निकल गई, लेकिन अब सुबह हो गई है। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि इन मेहमानों को नाश्ते में क्या दूँ। घर में आटे की डिब्बी लगभग खाली है, दाल भी बस मुट्ठी भर बची है। अगर आज सब कुछ बना दिया तो शाम को छोटू क्या खाएगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ गौरी, लेकिन कल रात जब वो दोनों बारिश में भीगते हुए हमारे दरवाजे पर खड़े थे, तब उनसे मना कैसे करता। इतनी तेज बारिश में अगर हम दरवाजा बंद कर देते तो शायद सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं आपको मेहमानों को घर से निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ अजी, भगवान गवाह है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन हालात भी तो देखिए, हमारे अपने घर में खाने का ठिकाना नहीं है और ऊपर से 2 मेहमान। गरीबी से शर्म नहीं करनी चाहिए गौरी, इंसानियत छोड़ देने से शर्म करनी चाहिए। हमारे पास जो है वही प्यार से खिलाएंगे। आपके लिए कहना आसान है अजी, लेकिन जब छोटू भूखा होकर मेरी तरफ देखता है ना, तब मेरा कलेजा कांप जाता है। गौरी की बात सुनकर रामू कुछ पल चुप रहा। वो अपनी पत्नी की परेशानी समझता था, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए सिर्फ भरोसे की कुछ शब्द थे। तभी पास ही सो रहा छोटू उठकर उसने दरवाजे से बाहर देखा। बारिश अब भी उसी रफ्तार से बरस रही थी। बाबा, बारिश अभी तक नहीं रुकी? नहीं बेटा, लेकिन चिंता मत कर, बारिश थोड़ी कम होते ही मैं काम ढूंढने निकल जाऊंगा। लेकिन बाबा, 3 दिन से तो आप घर पर ही हो। अगर आज भी काम नहीं मिला तो? काम मिलेगा बेटा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आदमी कोशिश करना छोड़ दे मैं तभी बड़ा हारता होकर है। आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। अच्छा, फिर क्या करेगा मेरा बेटा? मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, आपके लिए पक्का घर बनाऊंगा, ऐसा घर जिसमें बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। और अपनी माँ के लिए? माँ के लिए सबसे बड़ी रसोई बनाऊंगा, उसमें आटा और दाल कभी खत्म नहीं होगी। छोटू की मासूम बात सुनकर रामू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों के कोने अचानक नम हो गए। भगवान करे बेटा, तेरी हर बात सच हो। रामू बाहर बारिश देखने चला गया। इधर गौरी चुपचाप रसोई में पहुंची। उसने आटे की डिब्बी खोली। डिब्बी के नीचे बस थोड़ी सी सफेदी बची थी। फिर उसने दाल का डिब्बा खोला। उसमें भी मुश्किल से 1 कटोरी दाल थी। गौरी कुछ देर तक उन दोनों डिब्बों को देखती रही। हाँ जी, जरा इधर आइए। क्या हुआ गौरी? आप खुद देख लीजिए, ये पूरा आटा बचा है इतना कम? और दाल भी बस 1 बार की। तेल की शीशी में सिर्फ तली लगी है। लकड़ियां बारिश में गीली हो चुकी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुबह मेहमानों को खिलाऊं या शाम के लिए कुछ बचा कर रखूं। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि आप पहले से परेशान रहते हैं। रोज काम नहीं मिलता, ऊपर से घर का खर्च। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। गौरी, परेशानी छुपाने से कम नहीं होती। लेकिन मैं क्या करूं अजी, सुबह से मन रो रहा है। घर में मेहमान बैठे हैं और मैं उनके लिए ढंग की चाय तक नहीं बना पा रही। तुम अपने आप को दोष मत दो। हम गरीब हैं, लेकिन हमारा घर गरीब नहीं है। इस घर में दिल बहुत बड़ा है। दिल बड़ा होने से पेट तो नहीं भरता ना जी। नहीं भरता, लेकिन कभी कभी यही बड़ा दिल इंसान की जिंदगी बदल देता है। आपको सच में लगता है कि भगवान हमारी मदद करेगा? मुझे नहीं पता भगवान कब मदद करेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुसीबत में किसी का हाथ छोड़ देना हमारे बस की बात नहीं है। उधर जिस कमरे में दोनों मुसाफिर ठहरे हुए थे, वहां भी सुबह से खामोशी थी। जवान आदमी खिड़की से बाहर बारिश देख रहा था।
उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। दोनों की नजरें बार बार रामू के छोटे से घर पर जा रही थीं। लगता है हमारी वजह से इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, मैंने भी महसूस किया है। कल रात इनके घर में इतना कम सामान था, फिर भी इन्होंने हमें दरवाजे से वापस नहीं भेजा। यही तो देखना था। लेकिन अभी भी? अभी नहीं। तुम बार बार यही कह रहे हो, अभी नहीं, सही समय आने दो। आखिर सही समय कब आएगा? जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मैंने जिस इंसान को ढूंढा है वो वही है जिसके बारे में मुझे बताया गया था। और अगर तुम गलत हुए तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। दरवाजे के बाहर खड़ा छोटू उनकी बातें सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। चाचा जी, अरे छोटू, कब आए? अभी। आप बार बार सही समय आने की बात क्यों करते हो? कुछ बातें समय आने पर ही समझ आती हैं बेटा। लेकिन मैं तो अभी समझना चाहता हूँ। अच्छा, पहले ये बताओ, तुम्हें बारिश अच्छी लगती है? बहुत। बारिश में कागज की नाव चलाना सबसे अच्छा लगता है। मुझे भी कभी बारिश बहुत अच्छी लगती थी। अब नहीं लगती? अब बारिश देखकर कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। कौन सी बातें? मुसाफिर आदमी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जब तुम बड़े हो जाओगे ना छोटू, तब समझोगे कुछ बारिशें सिर्फ पानी नहीं लाती, कुछ अपने साथ पुरानी यादें भी लेकर आती हैं। कुछ देर बाद गौरी ने बचा हुआ थोड़ा सा आटा गूंथा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने 5 छोटी छोटी रोटियां बनाई और बची हुई दाल को एक कटोरी में डाल दिया। वो थाली लेकर मेहमानों के सामने पहुंची। भैया, बहन जी, घर में बस इतना ही बचा था। अगर खाने में कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बहन? आपने तो हमें रात में रहने की जगह दी। हमारे लिए इतना ही बहुत है। नहीं बहन जी, बात खाने की नहीं है। मुझे बस इस बात का दुख है कि अपने घर आए मेहमानों की ठीक से सेवा भी नहीं कर पा रही। बहन, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जानती हो कौन सा होता है? शायद जिसमें घी और मसाले अच्छे हों। नहीं, फिर? जिसमें परोसने वाली का दिल मिला हो। मुसाफिर आदमी धीरे धीरे अपनी थाली से हाथ पीछे खींच लेता है। उसकी नजर रामू और गौरी पर टिक जाती है और पहली बार उसके चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी पत्नी भी समझ जाती है अब सही समय करीब आ चुका था। मुसाफिर आदमी कुछ पल तक रामू, गौरी और छोटू को देखता रहा। रामू, तुमने कहा कि तुम लोग बाद में खाना खा लोगे, लेकिन तुम्हारे बेटे ने जो बताया उससे तो साफ है कि तुम दोनों ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। फिर हम तुम्हारे सामने बैठकर कैसे खा सकते हैं? भैया, हमारी चिंता मत कीजिए। घर में खाना कम है, लेकिन मेहमान को भूखा भेजना उससे भी बड़ा दुख है। आप लोग खाना खा लीजिए, हम किसी तरह बाद में देख लेंगे। यही तो बात है रामू, तुम्हारे पास कम है, फिर भी तुम अपना हिस्सा हमें देने को तैयार हो। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। जो खाना है हम सब मिल बांट कर खाएंगे। भैया, लेकिन इससे खाना सबके लिए और कम पड़ जाएगा। बहन, पेट शायद पूरा ना भरे, लेकिन कम से कम कोई अपने हिस्से की भूख छिपाकर तो नहीं बैठेगा। फिर उसने अपनी थाली धीरे से नीचे रख दी। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर गौरी और छोटू के साथ जमीन पर बैठ गया। छोटी सी थाली सबके बीच रख दी गई। सबने मिल बांट कर खाना शुरू किया। रोटियां कम थीं, दाल भी बहुत थोड़ी थी, लेकिन उस छोटी सी थाली में किसी ने अपने हिस्से का हिसाब नहीं लगाया। छोटू ने अपनी रोटी का एक टुकड़ा मुसाफिर आदमी की तरफ बढ़ा दिया। चाचा जी, आप ये खा लो। नहीं बेटा, तुम खाओ, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। बाबा कहते हैं मेहमान को अपने हाथ से खिलाना चाहिए। कुछ ही देर में सारी रोटियां खत्म हो गई। दाल की कटोरी भी खाली हो गई। किसी का पेट पूरा नहीं भरा था, लेकिन सबने एक साथ खाना खाया था। खाना खत्म होते ही बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। छप्पर हिलने लगा और बारिश की बूंदें पहले से ज्यादा तेजी से गिरने लगी। अजी, लगता है बारिश फिर तेज हो गई। दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ, अभी करता हूँ।
रामू जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। बारिश के साथ एक पुराना भीगा हुआ लिफाफा हवा में उड़ता हुआ सीधे घर के अंदर आ गिरा। बाबा देखो, यहाँ कुछ गिरा है। क्या है बेटा? पता नहीं बाबा, कोई लिफाफा लगता है। रामू आगे बढ़ा और उसने वो भीगा हुआ लिफाफा उठा लिया। उसने उसे पलट कर देखा। अचानक उसकी नजर लिफाफे पर लिखे नाम पर जाकर रुक गई। क्या हुआ अजी? गौरी, इस पर मेरा नाम लिखा है। रामू ने लिफाफे को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उस पर साफ लिखा था। रामू कुछ पल तक उस लिफाफे को देखता रहा। रामू कुछ देर तक उस पर्ची को हाथ में लिए खड़ा रहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौरी बार बार उस पर्ची को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रामू जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया था। अजी, आप इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? अगर चिट्ठी में कोई ऐसी बात लिखी है जिससे हमें खतरा हो सकता है तो मुझे सच बताइए। मैं डर जरूर रही हूँ, लेकिन अपने परिवार से जुड़ी बात मुझसे छिपाइए मत। गौरी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे नाम की ऐसी चिट्ठी कौन भेजेगा? और इन दोनों मेहमानों को पहचानने से हमें क्यों रोका जा रहा है? मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि हमारे मेहमान इतने शांत बैठे हैं, जैसे उन्हें इस चिट्ठी से कोई हैरानी ही नहीं हुई। मैंने भी यही देखा है। रामू, तुम्हारा शक करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें अभी हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हमने कल रात तुम्हारे घर में पनाह मांगी थी और तुमने बिना सवाल किए हमें जगह दी। हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। भैया, एहसान की बात मत कीजिए। उस वक्त अगर हम आपको दरवाजे से लौटा देते तो शायद हमें खुद से शर्म आती, लेकिन अब मामला सिर्फ मेहमान नवाजी का नहीं रहा। मेरे नाम की चिट्ठी आई है और उसमें आप दोनों का जिक्र है। ऐसे में सवाल पूछना मेरा हक है। तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे रामू, लेकिन अभी नहीं। रामू ने पर्ची अपनी जेब में रख ली। बारिश अभी भी तेज थी, लेकिन अब उसके मन में घर से बाहर निकलकर इस रहस्य का पता लगाने की बेचैनी बढ़ चुकी थी। उसने एक पुरानी बोरी सिर पर रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अजी, इस मौसम में आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं? रास्ते में इतना पानी भर गया है कि पैर रखने की जगह तक दिखाई नहीं दे रही। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और छोटू क्या करेंगे? मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा गौरी। मुझे बस ये पता करना है कि आज सुबह हमारे घर के आसपास कोई अजनबी दिखाई दिया था या नहीं। अगर किसी ने मेरे नाम की चिट्ठी भेजी है तो शायद किसी ने उसे यहाँ तक पहुँचते हुए देखा भी होगा। लेकिन आपको काम भी तो ढूंढना है। घर में जो थोड़ा बहुत बचा है वो आज शाम तक खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो जा रहा हूँ। अगर रास्ते में मजदूरी का कोई काम मिल गया तो शाम के खाने का इंतजाम हो जाएगा, और अगर चिट्ठी का सुराग भी मिल गया तो दो परेशानियां एक साथ हल हो जाएंगी। बाबा, मेरा पुराना छाता ले जाओ, उसमें पानी टपकता है, लेकिन आप पूरी तरह तो नहीं भीगोगे। तू हर वक्त अपनी माँ जैसा क्यों सोचता रहता है? क्योंकि आप दोनों मेरी तरह कभी अपने लिए नहीं सोचते। रामू कुछ पल के लिए बेटे को देखता रहा, फिर उसने छोटू के सिर पर हाथ रखा और बाहर निकल गया। रामू कीचड़ भरी गली से गुजरते हुए सबसे पहले गांव के बूढ़े किसान शंभू काका के घर पहुंचा। बारिश से बचने के लिए शंभू काका अपने बरामदे में बैठे थे। काका, कल रात मेरे घर दो मुसाफिर रुके हैं। आज सुबह मेरे नाम की एक अजीब चिट्ठी मिली है। उसमें लिखा है कि उन दोनों को पहचानने की कोशिश मत करना। आपने कल रात मेरे घर के आसपास किसी अजनबी को देखा था क्या? बेटा, बारिश इतनी तेज थी कि दूर तक देखना मुश्किल था, लेकिन रात काफी देर से मुझे पीपल के पेड़ के पास कोई आदमी खड़ा दिखाई दिया था। उसके कंधे पर शायद काला कंबल था। मैं समझा कोई राहगीर होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काका, क्या वो आदमी मेरे घर की तरफ गया था? नहीं, बारिश और अंधेरा इतना था कि चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन एक बात याद है, वो आदमी बाकी राहगीरों की तरह जल्दी में नहीं था। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर तुम्हारे घर की तरफ देख रहा था। क्या आपको लगता है कि वही आदमी चिट्ठी लेकर आया होगा? मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता बेटा, लेकिन तू सावधान रहना। कभी कभी अजनबी चेहरे से ज्यादा खतरनाक वो होता है जो दूर खड़े होकर किसी के घर को देखता रहे।
रामू शंभू काका के घर से निकलकर गांव की छोटी सी दुकान की तरफ बढ़ा। वहां हरीराम अपनी आधी खुली दुकान के अंदर बैठा बारिश देख रहा था। हरीराम भाई, एक जरूरी बात पूछनी है। आज सुबह मेरे घर की तरफ कोई अजनबी जाता हुआ दिखाई दिया था क्या? देखा तो था रामू, एक आदमी काला कंबल ओढ़े तुम्हारे घर की तरफ गया था। मैंने उसे आवाज भी दी थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा शायद तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा। वो वापस किस रास्ते से गया? यही तो अजीब बात है। मैंने उसे तुम्हारे घर की तरफ जाते देखा, लेकिन लौटते हुए नहीं देखा। तुम्हें पूरा यकीन है? बिल्कुल। और एक बात और है, वो आदमी अकेला नहीं लग रहा था। क्या मतलब? जब वो तुम्हारे घर के पास पहुंचा था तो कुछ देर के लिए रुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। किसका? ये मैं नहीं जानता, लेकिन रामू तू मेरे कहने पर भरोसा कर। आज घर लौटते समय सावधान रहना। रामू के चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। अब उसके सामने 3 सवाल थे। 1, चिट्ठी किसने भेजी? 2, काले कंबल वाला आदमी कौन था? और 3, क्या वो आदमी उन्हीं 2 मुसाफिरों से मिलने आया था? दोपहर होने लगी थी। बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से ढका था। रामू घर की तरफ लौट पड़ा। उधर गौरी चूल्हे के पास बैठी बुझी लकड़ियों को जलाने की कोशिश कर रही थी। दोनों मुसाफिर चुपचाप बैठे थे और छोटू बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। माँ, बाबा को गए बहुत देर हो गई। बारिश भी हो रही है, मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटा, तुम्हारे बाबा जल्दी वापस आ जाएंगे। बहन, तुम चिंता मत करो। रामू समझदार आदमी है, वो संभल कर ही गया होगा। मुझे डर बारिश का नहीं है, मुझे उस चिट्ठी का डर लग रहा है। हमारे घर में आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। कभी कभी जिंदगी में कुछ घटनाएं अचानक नहीं होती बहन, उनके पीछे कोई वजह बहुत पहले से छिपी होती है। आपकी बातों से मेरा डर और बढ़ रहा है। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, बस इतना समझो कि तुम्हारे परिवार के साथ जो होने वाला है, शायद वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग हो। गौरी कुछ पूछ पाती, उससे पहले बाहर से छोटू की आवाज आई। माँ, बाबा आ गए। गौरी तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी। रामू भीगे हुए कपड़ों में आंगन में खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया सवाल था। उसने घर में कदम रखा और सीधे दोनों मुसाफिरों की तरफ देखा। गौरी, मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिससे मेरा शक और बढ़ गया है। क्या हुआ अजी? सुबह हमारे घर के पास एक आदमी आया था। उसने काला कंबल ओढ़ रखा था और गांव में किसी ने उसे वापस जाते हुए नहीं देखा। रामू की बात सुनते ही मुसाफिर आदमी का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उसने धीरे से अपनी पत्नी की तरफ देखा, जैसे दोनों जानती हो कि अब रहस्य ज्यादा देर तक छिपने वाला नहीं था। अब आप दोनों मुझे सच सच बताइए, आखिर आप हैं कौन और मेरे घर आने के बाद ये सब क्यों हो रहा है? मुसाफिर आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकालकर रामू की तरफ बढ़ा दी। रामू, पहले इस तस्वीर को देखो। ये तो मोहन है, मेरा बचपन का दोस्त। ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? क्योंकि मोहन मेरा बड़ा भाई था। क्या? उसने मरने से पहले तुम्हारा नाम कई बार लिया था। वो कहता था कि तुम गरीब हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपना हिस्सा भी दूसरों को दे देते हो। रामू कुछ पल तक तस्वीर को देखता रहा। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पुरानी दोस्त का इन मुसाफिरों से क्या संबंध था। अगर आप मोहन के भाई हैं, तो फिर अपना परिचय पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपने भाई की बातों से अच्छा इंसान नहीं मानना चाहता था। मैं खुद देखना चाहता था कि मुश्किल वक्त में तुम क्या करते हो। तो क्या आप लोग जानबूझकर हमारे घर आए थे? लेकिन वो चिट्ठी, लेकिन उस काले कंबल वाले आदमी का क्या? क्या वो भी आपके साथ था? ये लोग कौन है? साहब, मैंने आप... हाँ बहन, हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो मुसीबत में भी इंसानियत न छोड़ें। तुमने हमें बारिश में देखकर घर में जगह दी,
घर में खाना नहीं था, फिर भी आखिरी रोटियां हमारे सामने रख दी। लेकिन वो चिट्ठी हमारी परीक्षा का हिस्सा थी। हम देखना चाहते थे कि डर पैदा होने के बाद तुम हमें घर से निकाल देते हो या नहीं। रामू की आंखों में हैरानी थी। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये दोनों साधारण मुसाफिर नहीं थी। लेकिन उस काले कंबल वाले आदमी का क्या वो भी आपके साथ था? हाँ, वो हमारी मदद कर रहा था। हम बस ये देखना चाहते थे कि तुम्हारा भरोसा कितनी आसानी से टूटता है। तो आपने हमें इतनी चिंता में क्यों डाला? क्योंकि सच्ची इंसानियत वही होती है जो डर और परेशानी के बीच भी बनी रहे। तभी बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। रामू और गौरी ने दरवाजे की तरफ देखा। कुछ लोग गाड़ियों से उतरकर सीधे मुसाफिर आदमी के पास आए और सम्मान से सिर झुका दिया। ये लोग कौन है? अब तुम्हें अपना आखिरी सच भी बता देता हूं। मेरा नाम विजय है। मैं कई संस्थाएं चलाता हूं और गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद परिवारों की मदद करता हूं। लेकिन तुम्हारे बारे में सुनने के बाद मैं खुद तुम्हें देखने आया था। विजय के साथ आया एक आदमी आगे बढ़ा और एक बड़ा बैग रामू के सामने रख दिया। बैग खुला तो उसमें पैसों की गड्डियां थीं। रामू, इसमें 1 करोड़ रुपए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे परिवार की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। साहब, मैंने आपकी सेवा पैसे के लिए नहीं की थी। अगर मैंने पैसे के लिए दरवाजा खोला होता तो शायद आज ये सम्मान मेरे पास नहीं होता। और इसी जवाब ने तुम्हें सबसे अलग साबित किया है। मैं तुम्हारी इंसानियत की कीमत नहीं लगा रहा, इसलिए ये पैसा तुम्हें इनाम के रूप में नहीं दूंगा। मैं तुम्हें गांव में बनने वाले स्कूल और अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी देता हूं। तुम्हें सम्मानजनक वेतन मिलेगा और छोटू की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी होगी। अजी, इतने दिनों बाद लगता है हमारे घर में सच में खुशियां आने वाली हैं। साहब, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। बाबा, अगर उस रात आपने इन मुसाफिरों को घर में जगह नहीं दी होती तो बेटा, शायद हम सिर्फ 2 मुसाफिरों को नहीं, अपनी किस्मत को भी दरवाजे के बाहर छोड़ देती।